Patraga. Today I'm with my friend artist Rahul Chaudhary. Hi Rahul, after long time. कैसे हो आप? मैं ठीक और गोवा में मौसम कैसा? जैसे अभी रविंद्र भवन का मौसम हो रखा है वैसे ही कुछ मौसम है। ओके, ठंडा। तो राहुल, आपने शो के बारे में बताओगे कैसे आइडिया आपने गो टू द प्रोसेस व्हेन यू डू अ पेंटिंग, सो व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप? ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक जर्नी की तरह है। ओके, पहले मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करता रहा हूँ काफ़ी समय से, तो उसी सिलसिले में दो सीरीज़ मैंने किया था। बर्निंग डिज़ायर सीरीज़ के अंदर में एक था शैडो एंड एक था साउंड। तो उस साउंड प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा वर्कआउट किया, तो उसके बाद फिर मैंने ये डेड ईयर ट्री करके ये प्रोजेक्ट बनाया, जिसके ऊपर मैंने साउंड को कि हम सुनते नहीं हैं चीज़ों को, नेचर की चीज़ें जो आपके पास आने वाली हैं या उसका जो आने वाला जो खतरा है उसके बारे में हम सुनते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम उसको अनसुना कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अनसुना कर देते हैं जिसकी वजह से प्लेग या जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्योंकि इंसानों को ऐसा महसूस होता है कि इंसान ख़त्म तब होंगे जब कोई उल्का पिंड गिरेगा इस पर या धरती फट जाएगी या बाढ़ आ जाएगी, तब इंसानों का ख़त्म हो जाएगा, मतलब डूम्सडे आ जाएगा। लेकिन इंसान खुद अपने आप में काफ़ी है अपने आप को ख़त्म करने के, तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें बना रहा है। जैसे कि अभी 2 साल पहले वायरस का संक्रमण हुआ, उसके बाद उससे पहले वर्ल्ड वॉर किए हमने, उससे भी पहले हम एक दूसरे को मारते ही रहे और हमारी वजह से काफ़ी स्पीशीज़ भी ख़त्म हो गई। तो बेसिकली हम सुन नहीं रहे हैं कि नेचर की क्या कॉल है। अगर वो नेचर की कॉल हम सुन पाएँ और नेचर के साथ हम काम कर सकें, तो उसी टॉपिक को मैंने सोचकर मैंने डेड ईयर ट्री नाम से ये प्रोजेक्ट किया, जिसमें मैंने पेड़ों को दिखाया जो जिनकी जो जड़ें हैं जो ज़मीन के साथ नहीं जुड़ी हुई, हवा में कहीं पर है, और उसमें कान लगे हुए हैं जो कान ऐसे हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं, मर गए हैं। और हालांकि वो पेड़ ज़िंदा है उसके बावजूद भी उसके अंदर कहीं ना कहीं वो मर चुका है। तो वो एक सब्जेक्ट लेके मैंने काम किया है और वो ही मैंने यहाँ पे गलित करा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने बोला कि सुन नहीं रहे हैं जो डेड ट्री, आप इनडायरेक्टली ह्यूमनिटी को वो कर रहे हो, मतलब डिपिक्ट कर रहे हो अपने पेंटिंग को थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस। जैसे कि हमें सुनना चाहिए नेचर्स की कॉल को ध्यान से, और हमें टेक्नोलॉजी में खोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप वो दर्शा रहे हो, जैसे आपकी पेंटिंग के जब मैं देख रही थी, शो राउंड कर रही थी, मुझे जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट के पार्ट से हूँ, और जब भी देख रही तो मुझे मशरूम्स दिखते आपके वो अपने, तो आई डोंट नो, एज ए लेमैन मुझे यही दिखा। हाँ, क्योंकि बहुत जगहों पे वो मैंने इस तरह की लेयर्स देखी, तो मैंने क्योंकि वो उस पेड़ से जुड़े हुए हैं और वो एक पैरासाइट की तरह उसमें उग रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ को डिपिक्ट किया है ईयर से, कानों से, कि कान जो है वो एक पैरासाइट की तरह उसके अंदर हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, तो उसका ग्रोथ नहीं होगी। और वो जो सोच रहे हैं कि हम नहीं सुन के हम पूरी मतलब वर्ल्ड को जो है हम समझ लेंगे, वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हर उसमें उलझता जा रहा है, हर बार वो रिवाइव कर रहा है, हर बार अपने आप को एडवांस कर रहा है। तो हम अगर उसकी एडवांसमेंट या उसकी बातों को नहीं सुन पाएंगे, तो शायद जो एक्सटिंक्शन हमारा बाद में होना है वो बहुत पहले हो सकता है। ऐसा मेरा सोचने का विचार है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं चीज़ों को 2 साल पहले जो घटा, उन चीज़ों को देखने सुनने के बाद अब ऐसा मुझे महसूस होता है कि डूम्सडे जो है हमारी ही कारणों की वजह से शायद। तो हाँ, ये कर सकते हो, जिस दाल में बैठे उसी दाल को काट, मतलब जैसे कि अभी जितने भी हम न्यूज़ क्लाइमेट चेंज, आप क्लाइमेट चेंज को सोचते कि इट्स वेरी रियलिस्टिक, इट्स क्लोज। क्लाइमेट चेंज एक्चुअली अर्थ का जो है लाइफ
का जो एसेंस है वो उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बेसिकली हिलती हैं, जिसकी वजह से सारा जो हमारा जो क्लाइमेट है वो पूरे विश्व में बदलता रहता है। क्लाइमेट चेंज तो उसको आप झुटला नहीं सकते, मतलब उसको आप क्लाइमेट चेंज को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि हाँ इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन एक वर्स के सिनेरियो पैदा करता है, जैसे प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना या नदियों को या सागर को प्रदूषित करना, इस तरह की जो एयर पोल्यूशन होना, नॉइज़ पोल्यूशन होना, ये जो है ये ऐड करता है उसमें। लेकिन क्लाइमेट तो चेंज होगा और अर्थ स्टिल नहीं रहेगा, वो तो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो ये मेरा मानना है कि हम अगर इन सब चीज़ों को सुन सकें, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड ना करें उसमें, तो शायद हमारा सर्वाइवल ज़्यादा समय के लिए हो सकता है, मतलब ह्यूमैनिटी का एक अस्तित्व रह सकता है। राहुल जी, मुझे एक चीज़ जानना है कि आपको वो टाइम याद है बचपन का जब प्लास्टिक बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता था? आप कुछ सामान लेने भी जाते थे जैसे दुकान में, तो हमें प्लास्टिक नहीं मिलता था, ऐसा हुआ दिल्ली में जब भी आप बचपन में कुछ भी लेने गए? दरअसल क्या है कि मतलब मेरे जो फोर फादर हैं, मेरे जो दादाजी हैं, वो बेसिकली बिजनेसमैन हैं। तो निर्मली एक जगह है, उस टाइम पे वो नंबर 1 जगह हुआ करती थी जहाँ पे हिंदुस्तान में चावल की बिक्री होती थी, मतलब हर जगह बांटे जाते थे। अभी तो मध्य प्रदेश ये सब आ गया है, पहले निर्मली से बांटे जाते थे। वहाँ पे मिल्स बहुत होती थी, तो मिल में जो बोरे आते थे वो सब जूट के बनते है ना, और वो उन बोरों का जो है ना हर बार इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे अगर वो चावल में आ गए और उसको हमने खोल दिया है तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर वो रीयूजेबल नहीं होते थे तो वो डोर मैट की तरह यूज़ हो जाते थे, यानी तो वो पोचे की तरह यूज़ हो जाते थे, या किसी चीज़ को ढकने के लिए यूज़ हो जाते थे। इवन घरों में जो दीवारें हैं उसके ऊपर भी मिट्टी का लेप डाल के हम वो लगा देते थे, तो वो बहुत कड़क तरीके से उसमें आ जाते, तो हम यूज़ कर सकते थे उसको, बार बार यूज़ कर सकते थे, और वो बायोडिग्रेडेबल होता था, वो लाइफ टाइम में ख़त्म हो जाता था और आप उसको दोबारा से वो नेचर में मिल जाता, मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उन दिनों क्या होता था कि हर कोई अपने कंधे में एक थैला लेके चलता ही था, क्योंकि कपड़े के जो थैले हैं उसको अगर आप सब्ज़ी खरीदनी है, मान लीजिए अब 10 रुपये केजी आलू है, तो उसके लिए वो 15 रुपये का थैला नहीं दे सकते। तो वो एक ट्रेंड था, एक कल्चर था कि हम अपने थैले खुद लेके जाते। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं भी गया हूँ अपने थैले लेके। लेकिन जब से ये प्लास्टिक का ट्रेंड आया है तो वो यूज़ एंड थ्रो वाला हो गया, उसको हम रीयूज़ नहीं कर पा रहे, जो क्वालिटी प्लास्टिक की है, या क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है प्लास्टिक, टाइप की बहुत सारी चीज़ें करता भी है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन उसका जिस तरह से कमर्शलाइजेशन हुआ है और जिस तरह से वो यूज़ एंड थ्रो वाला हो गया, उसकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, ख़त्म नहीं हो सकता, उसकी नीचे की मिट्टी ख़त्म हो गई, जिसके ऊपर वो पानी में जो मछलियाँ हैं उनके लिए एक डेथ सेंटेंस की तरह है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो प्लास्टिक खा रहे हैं। तो बेसिकली उसको रेगुलेट करने के लिए, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा क्लाइमेट को बर्बाद करने के लिए, तो हमें बहुत सोच समझ के उन चीज़ों को करना है। जैसे ग्लास बहुत लंबा समय उसका होता है, प्लास्टिक से भी ज़्यादा लंबे समय के लिए डिग्रेड नहीं करता, लेकिन उसको रीयूज़ हम बार बार कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी सेम रहती है। ग्लास लेकिन प्लास्टिक की अगर हम उसको दोबारा से रिसाइकिल करेंगे तो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, और गिरते फिर वो थैलियों में आ जाता है, उसके बाद वो नालियों में पड़ा होता है। नालियाँ जो हालत है तो वो सभी जानते हैं। तो जो आपका काम है वो कौन सी मीडियम है? ये मैंने किए हैं पेन, इंक और पेपर के ऊपर किए हैं, और मिनिएचर वर्क से फ़िलहाल मैंने मिनिएचर कर पाया था, और अभी मेरे को अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको बड़े इससे बड़े करते। और आपके फॉर्मल एजुकेशन आर्ट में? मैं एक्चुअली सेल्फ टॉट हूँ, लेकिन 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, शंकर अकादमी ऑफ आर्ट और त्रिवेणी कला संघ, 2 जगह से मैंने
पढ़ाई की है। शंकर्स अकाडमी से मैंने ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक्स का कोर्स किया। बाकी सारी जो एजुकेशन हुई है वो मेरे फादर की वजह से हुई, क्योंकि मेरे फादर जो है राइटर हैं, और हमारे घर में थिएटर से जो अलग अलग विधाओं से जो लोग आते हैं, थिएटर तो सभी विधाओं का एक विषय है, तो उसमें राइटर्स आते हैं, पोइट्स आते हैं, पेंटर्स आते हैं, स्कल्पटर्स आते हैं, सेट डिज़ाइनर्स आते हैं, लाइट साउंड सब चीज़ का वो विषय होता है। तो बहुत नाना प्रकार के लोगों से उनकी बातें सुन के बहुत सारा ज्ञान मिला, जो किताबों में शायद कम जैसे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, मुझे भी याद है जब आप बच्चे थे छोटे, आपने जब रियलिस्टिक अपने पापा के फ्रेंड को करते हुए देखा, आप काफ़ी इंस्पायर्ड हुए और फिर वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट। हाँ, वो एक्चुअली पिताजी को फूड कॉम्पिटिशन मिला था, तो हम भोपाल में थे, भारत भवन में उनका प्ले होना था। तो वहाँ पे मैंने देखा रोहित दास जी जो NSD के बहुत पुराने पास आउट हैं, तो उन्होंने उनका पोर्ट्रेट बनाया और ऐसा खूबसूरत पोर्ट्रेट था, और वो बॉल पेन से बनाया। मैं सोच ही नहीं सकता था कि आदमी इतना परफेक्शन के साथ कैसे कर सकता है ये। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा या तो ये जादूगर है, और अगर ये बन सकता है तो मुझे भी करना चाहिए। तो चाहते ना चाहते मैंने उनको गुरु मान लिया, और मैं उस विधा में लग गया, तो करता रहा, निरंतर उसको प्रैक्टिस करता रहा, और आज थोड़ा सा कर पाए। तो आप NSD में थे और आप रिसर्च भी करते थे? हाँ, मुझे डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी। तो मेरा काम था कि इंटरव्यूज़ जो वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मतलब जो वो कैसेट्स में इंटरव्यू करते हैं उसको ट्रांसक्राइब करना, वीडियोग्राफी में से जो इंटरव्यूज़ होते थे या उनके जो ट्रांसक्रिप्शंस थे उनको लेके उनको एक रिटन फॉर्मेट में कंपाइल करना, और वो कंपाइलेशन जो है थिएटर इंडिया और रंग प्रसंग में यूज़ करते थे, और भी जगह पे यूज़ करते थे। और कुछ कहने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास। मैंने यान के ऊपर भी बहुत काम किया। 2016 में मेरे को राजा यूनिवर्सिटी यान यात्रा करने का मौका मिला, जिसमें मैंने 35,000 किलोमीटर रनिंग इंडिया के अंदर अलग अलग सिटीज़ में जाके, तकरीबन 16-17 सिटीज़ के अंदर जाके 2-3 महीने लगातार उसमें काम किया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर इंडिविजुअली यान मिलकर जो है हमारी अंजलि वारसी के साथ मिलकर यान मिलकर करके एक छोटा सा वो बनाया, आर्टिस्ट ग्रुप बनाया, और उसके साथ हमने मिलकर काम किया नागपुर में, फिर आपका झारखंड में और दिल्ली में भी बहुत जगह। तो वो अभी भी मैं करता हूँ, जब भी समय मिलता है इन सब चीज़ों से, तो मैं बुनता हूँ, क्योंकि बुनकरों की तो हिंदुस्तान में जिस जगह से मेरे पिताजी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बुनकरों का बहुत बड़ा जमात। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मधुबन का एरिया है, मधुबनी का एरिया है, जहाँ पे आपका सीता जी का जो जन्म स्थान है, सीतामढ़ी और मधुबनी आर्ट मधुबन आर्ट आता है। तो वो मधुबनी का एरिया काफ़ी क्रिएटिव पोइट है, वहाँ से बड़े बड़े राइटर भागलपुर सिल्क भी बहुत फेमस है। मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ भागलपुर सिल्क के, मधुबनी पेंटिंग। तो क्रिएटिविटी आपके भरपूर है राहुल जी। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जागा पे आपने इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपके नेक्स्ट एग्जीबिशन के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, वो अभी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ ट्रैवलिंग शोज़ कुछ प्लान। ट्रैवलिंग शोज़? हाँ, क्योंकि मुझे इंडिया घूमने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिसने नहीं घूमा वो मेरे से कुछ नहीं देगा उसे। और हिंदुस्तान जैसा धरती पूरे कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें हर इतनी भाषाएँ हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, हर तरह की वनस्पतियाँ मिलती हैं, और ये अखंड है, पूरा एक है। तो आप ऊपर से नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी आप जाएं, टेम्परेचर बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा मन है कि मैं छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे कला नहीं पहुँची है, या जहाँ पे लोग चुकता है वो बड़े शहरों में नहीं आ सकते, वहाँ जाके
प्रदर्शनी करने का। ओके शो को। तो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया राहुल जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट आर्ट रागा। सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब आर्ट रागा। आर्ट रागा। प्लीज़ आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप दिल्ली में हो तो शो देखने के लिए आ सकते हो। थैंक्स।